हाँ, मेरा नाम रामदास अठोले। मैं नरेंद्र मोदी सरकार में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इस पोर्टफोलियो का मैं एमओएस हूँ, राज्य मंत्री हूँ। और लगातार मतलब 7.5 साल से मैं मोदी सरकार में एमओएस हूँ। और मेरी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। मेरी पार्टी एनडीए के अलायंस में मेंबर है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। और मेरी पार्टी की फिलॉसफी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा और संविधान में सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ने का बहुत बड़ा काम किया। आज पूरे वर्ल्ड में इंडियन डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी चर्चा होती है। इंडिया में कम से कम 18-20 भाषा के लोग रहते हैं। यहाँ कम से कम 6,000 से ज्यादा जातियां हैं। कम से कम 8 धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। उसके बावजूद भी इंडिया की डेमोक्रेसी मजबूत है। आप लोगों को मालूम होगा कि 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी और तब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की स्थापना हुई थी, एनडीए की स्थापना हुई थी। और उसमें सोशलिस्ट पार्टी के जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, शरद यादव, ममता बनर्जी, डीएमके, ऐसी कई पार्टियां बीजेपी के साथ अलायंस करके एनडीए में काम करती थी। तो सब आपको मालूम होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था पार्लियामेंट में, तो लोकसभा में अटल जी की सरकार एक वोट से हारी थी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू, एक आदमी का एक मत होता है और एक व्यक्ति एक मूल्य। तो एक वोट को भी कितनी कीमत होती है अपने लोकतंत्र में। और अपना लोकतंत्र 2,500 साल से यहाँ है। जब गौतम बुद्ध जी का कार्यकाल था, तब उनके भिक्खुओं में जब चर्चा होती थी तो बहुत सारे विषय पर विवाद होता था। और फिर निर्णय कैसा लेना है, ये बोलता है ये होना चाहिए, दूसरा बोलता है वो होना चाहिए, वो करना चाहिए। तो फिर तब ये निर्णय लिया गया कि जो मेजॉरिटी होती है, मेजॉरिटी बहुमत का निर्णय सभी ने मान्य करना, तो उसको ही डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो डेमोक्रेसी अपने देश में 2,500 साल पहले अपने देश में उसका उत्पादन है। और जो शांति है, पीस है, पीस की स्थापना भी 2,500 साल पहले गौतम बुद्ध के कार्यकाल में हुई। हिंसा से किसी का कल्याण होगा नहीं, इसीलिए शांति से ही विकास होता है, शांति से ही प्रगति होती है, शांति से ही अपना मन साफ होता है। मन में अहंकार होगा तो युद्ध होता है। तो हमारा कहना यह है कि हमको युद्ध नहीं चाहिए, हमको बुद्ध चाहिए। आज आपने देखा है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध 1.5 साल से चल रहा है। अभी इसराइल और हमास का युद्ध भी चल रहा है। जगह जगह पर हिंसा बढ़ रही है। आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, माओवाद हो। इसीलिए बुद्ध की फिलॉसफी ही शांति निर्माण कर सकती है। तो लोकतंत्र जो है, तो इसीलिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में मेरी पार्टी काम करती है।
नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष है। नरेंद्र मोदी जी डेवलपमेंट को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं और जो सरकारी पैसा है ये गांव तक पहुंचना चाहिए, गांव में रहने वाले हर घर घर तक पहुंचना चाहिए। ये हमारी सरकार का मुख्य मिशन है। और आपने देखा होगा कि हमारे कार्यकाल में, मोदी जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक भी प्रकरण आपको दिखाई नहीं दिया होगा। तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की कोशिश हमारी सरकार की है। जिस तरह कांग्रेस के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर में 351 करोड़ के नोट मिले, तो कांग्रेस भ्रष्टाचार करके करके कई साल तक सत्ता में रही, लेकिन अभी कांग्रेस का जनाधार बहुत सारा नीचे चला गया है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो 9.5 सालों में जो काम किया है, ये बहुत ही बड़ा बेहतरीन काम है। अगर आपको आंकड़े अगर मैं दे दूं तो प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हुई थी और गरीब लोगों ने कभी बैंक का दरवाजा भी नहीं देखा था, लेकिन जन धन योजना शुरू की गई और अभी तक 2014 से लेकर 21-23 तक 51 करोड़ 17 लाख 51 करोड़ 17 लाख इतने अकाउंट बैंक में खुले हैं। और बैंक में जमा जो पैसा है 2,10,882.7 करोड़ रुपए बैंक में जमा हुए हैं। 2 करोड़ 10 लाख 882 इतने पैसे बैंक में जमा हुए हैं। अंडमान निकोबार में देखा जाए तो कम से कम 4,17,000 इतने अकाउंट अंडमान निकोबार में खुले हुए हैं और उसमें कम से कम 34.8 करोड़ रुपीस बैंक में जमा है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। ये योजना 50,000 रुपीज से लेकर 10 लाख तक जो गरीब लोग हैं, जो कुछ छोटा मोटा धंधा करना चाहते हैं, महिलाएं हो, नौजवान हो, उनको लोन बिना तारण देने का एक स्कीम बना गया मुद्रा योजना 2015 में। और अभी तक 44 करोड़ 88 लाख 66,000 44 करोड़ 88 लाख 66,000 इतने लोगों को इस मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन मिला है। और अंडमान निकोबार में 50,000 लोगों को लोन मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है गैस सिलेंडर की योजना, जिसके घर में गैस सिलेंडर नहीं है उनको गैस सिलेंडर देने की योजना है। और अभी तक पूरे देश भर में 10 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दे दिया है। और अंडमान निकोबार में 13,600 13,600 इतने लोगों को ये गैस कनेक्शन दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना है अर्बन की, उसमें देश भर में 78 लाख 56,000 78 लाख 56,000 इतने लोगों के मकान अर्बन एरिया में बने हैं। और अंडमान निकोबार में म्यूनसिपालिटी एक ही अपनी पोर्ट ब्लेयर, तो यहाँ 47 मकान बन चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल की है, उसमें अभी तक 3 करोड़ 28 लाख 3 करोड़ 28 लाख इतने लोगों को मकान मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना का। और अंडमान निकोबार में 1,224 इतने लोगों को उसका फायदा हुआ है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक है, आयुष्मान भारत योजना। और ये योजना है
हर फैमिली को हर साल में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख रुपए देने की स्कीम है। तो स्कीम के अंतर्गत अभी तक 6 करोड़ 11 लाख और इंडिया में 6 करोड़ 11 लाख इतने लोगों को इसका बेनिफिट हुआ है। और अंडमान निकोबार में 2465 इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है। एक उजाला योजना एक है, इसमें लेड बल्ब दिए जाते हैं। तो अभी तक पूरे देश भर में 36 करोड़ 79 लाख 36 करोड़ 79 लाख इतने लेड बल्ब पूरे गांव में शहरों में दिए गए हैं। और अंडमान निकोबार में 4 लाख लेड बल्ब इंस्टॉल किए हैं। इसी तरह मतलब इतनी बहुत सारी योजनाएं मोदी जी के कार्यकाल में शुरू की और उसका फायदा लोगों को हो रहा है। और इसीलिए मोदी जी को हराने के लिए बहुत सारी पार्टियां एक साथ आई है। जिन सोशलिस्ट लोगों को, कम्युनिस्ट लोगों को इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के टाइम पर जेल में डाला गया था, लेकिन ये सब लोग अकेले मोदी जी को हराने के लिए एक साथ आए हैं और इंडिया नाम से गठबंधन बनाकर मोदी जी को हराना चाहते हैं। लेकिन मोदी जी का जनता पर भरोसा है, हमारा जनता पर भरोसा है। और अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों में बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। 2018 में जब 19 का चुनाव होने के पहले 2018 में इसी 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, तब बीजेपी 3 राज्यों में मतलब 3 राज्यों में कांग्रेस चुनकर आई थी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। और तेलंगाना में बीआरएस चुनकर आई थी और मिजोरम में उनकी लोकल पार्टी थी, वो चुनकर आई थी। उसके बावजूद भी मोदी जी के नेतृत्व में कम से कम 303 सीटें बीजेपी को मिली थी। 2014 में 282 सीटें मिली थी। अटल जी के टाइम पर 182 सीटें मिली थी बीजेपी को। और 1982 में बीजेपी के तो दो एमपी थे, ओनली 2 एमपी, दो एमपी थे। तो मोदी जी ने इतना काम किया है कि लोगों का मोदी जी पर विश्वास है। और इसीलिए 2024 में जो चुनाव होगा उसमें 400 से ज्यादा सीटें बीजेपी और एनडीए को मिलेगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। इसीलिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, उनको गालियां देने का काम ये अपोजिशन वाले कर रहे हैं। अभी हाउस चलने की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार चाहती थी कि भाई आखिरी अधिवेशन था इस 5 साल का, इसमें चर्चा होनी चाहिए, कुछ बिल पास होने के लिए अपोजिशन में मदद करनी चाहिए, अपने सुझाव रखना चाहिए। लेकिन रोज मतलब हंगामा करते रहे। और जिस तरह लोकसभा में 2 नौजवानों ने जब मारे थे, और सिक्योरिटी जो है, सिक्योरिटी से होम मिनिस्ट्री का कोई संबंध आता नहीं है। अंदर की सिक्योरिटी ये पार्लियामेंट की सिक्योरिटी होती है। लेकिन इस पर चर्चा होने की आवश्यकता थी। लेकिन विपक्ष बोल रहा है हमारा आवाज दबाया जा रहा है। तो आवाज दबाने का विषय नहीं, आप रोज हंगामा कर रहे हैं। और इसीलिए पहली बार कम से कम 142 जो एमपी है, जो वेल में आने वाले, हंगामा करने वाले ऐसे जो एमपी थे, उनको सस्पेंड कर दिया है। तो मुझे लगता है कि हाउस चलना चाहिए। आपको जो बात रखने का पूरा अधिकार है, आपका मुंह बंद नहीं कर सकते।
आपको जो सुझाव देना है, लोकतंत्र में अपोजिशन को भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और सरकार के कामों की हमेशा प्रशंसा ही मत करो, जो प्रशंसा करना है तो करनी चाहिए, लेकिन नए सुझाव देने का आपको अधिकार है, टीका टिप्पणी करने का आपको अधिकार है, लेकिन हाउस से नहीं चलाने देना, रोज हंगामा करना, आवाज करते रहना, ये ठीक नहीं है। और सरकार ने किसी का आवाज नहीं दबाया है। हम चाहते थे कि भाई चर्चा हो, लेकिन चर्चा हुई नहीं। और अधिवेशन मतलब बाद में अपोजिशन के लोग हाउस में आए नहीं। हमने बहुत सारे बिल पास किए हैं और हमने पार्लियामेंट 22 तक चलाई है। 2024 में मेरी पार्टी की बहुजन पार्टी बीजेपी के साथ रहेगी, एनडीए में रहेगी और मोदी जी तीसरी बार बहुत बड़े बहुमत से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और कल मैंने सभी जो मेरे सोशल जस्टिस के अधिकारी और बाकी भी जो अधिकारी थे उनके साथ मैंने 1-1.5 घंटा मैंने मीटिंग की और जो भी प्रस्ताव उनके प्रलंबित है उसको भारत सरकार की तरफ से पूरी मदद करने का प्रयत्न मैं करूंगा, ऐसा मैंने उनको विश्वास दिलाया है। और यहाँ अंडमान निकोबार एक टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे लोग यहाँ देश भर से दुनिया भर से आते हैं। कल मैंने सिविल जेल भी मैंने देखा और जो अपना शो होता है क्या लाइट एंड साउंड, लाइट एंड साउंड, लाइटिंग साउंड शो है वो भी मैंने देखा। तो एक पूरा ऐतिहासिक शहर है। और 1943 में सुभाष चंद्र बोस आए थे, उन्होंने यहाँ आज़ादी के पहले यहाँ तिरंगा झंडा लगाया था, तो उसको भी मैं कल भेंट देने वाला हूँ। और इसी तरह मेरा 3 दिन का टूर यहाँ है। आज मैं क्या नाम स्वराजदीप, हाँ स्वराजदीप, आज मैं जो स्वराज द्वीप है जो माननीय मोदी जी ने 2018 में इसका नाम दिया था, और वहाँ मुझे कुछ कार्यकर्ता मिले, उन्होंने मुझे जानकारी दी कि वहाँ 2 ग्राम पंचायत है, 10,000 पॉपुलेशन है और वहाँ जो बांग्लादेश से, पूर्व पाकिस्तान से 1955 to 61 इतने 6 सालों में बहुत सारे लोग वहाँ थे और ये सभी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, लेकिन अपने शासन के मतलब अंडमान निकोबार के प्रशासन के पास ये कोई जानकारी नहीं है मतलब, लेकिन ये बांग्लादेश होने के कारण अब इनको यहाँ का शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलना थोड़ा मुश्किल है। ये बंगाल के होते थे तो मिल सकता था, लेकिन ये बांग्लादेश के सब उसका ये थोड़ा रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। उन्होंने हमारे पास मांग किया है कि भाई हमको हम शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ये मथुआ कम्युनिटी और नामशूद्र कम्युनिटी, ऐसे हम इस कम्युनिटी चाहते हैं और हमको रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए, हमको शेड्यूल कास्ट में डालना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया है। तो मैं मंत्रालय से बात करूँगा और कितना संभव हो सकता है वो मैं देखूंगा, लेकिन मैंने उनको आश्वासन दिया है कि जो वहाँ मैंने राधानगर जो बीच है एशिया में बहुत बड़ा क्लीन और उसकी मिट्टी बहुत बड़ी मुलायम, ऐसा एक बीच वो राधानगर का बीच मैंने देखा और एशिया में नंबर 1 का वो बीच है और वर्ल्ड में 7 नंबर का वो बीच है। तो एक ऐतिहासिक सब मैं देख कर आया हूँ और मतलब वहाँ एक टूरिज्म का एक अच्छा प्लेस है वो, वहाँ होटल की संख्या भी बहुत बड़ी है और वहाँ की कुछ कार्यकर्ताओं से मैंने बात भी किया कि वो सब बीजेपी के कार्यकर्ता थे, वो सब होटल है यहाँ के, तो 70-80 साल से ये लोग इधर रहते हैं
सभी इधर के वोटर है, तो इसीलिए उनको शेड्यूल कास्ट में डाल सकते हैं क्या, इस पर जरूर मैं मेरे मंत्रालय की तरफ से मैं कोशिश करूँगा। लेकिन अभी रिकॉर्ड में शेड्यूल कास्ट का एक बात भी नहीं है। निकोबार में ट्राइबल की संख्या बड़ी है और ट्राइबल 7.5% है और ओबीसी 43% है, बाकी जनरल कास्ट के लोग है। तो यहाँ की जो भी समस्या, मैंने कल अधिकारियों को भी मैंने बताया था कि मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि हमारी कभी भी नहीं होगी हार, हमारी कभी भी नहीं होगी हार, क्योंकि हमारे साथ है अंडमान निकोबार। मैं आता रहूँगा बार बार, मैं आता रहूँगा बार बार, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा है आपका अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार बहुत अच्छा है, टूरिस्ट प्लेस है और ये यहाँ से भारत में है, लेकिन यहाँ से सिंगापुर नज़दीक है, यहाँ से थाईलैंड नज़दीक है, ऑस्ट्रेलिया नज़दीक है, न्यूजीलैंड नज़दीक है, बर्मा भी नज़दीक है ना जी, म्यांमार भी नज़दीक है। तो और ये यहाँ मैं सिल्वर जेल में मैंने देखा, और काले पानी की सजा ये पूरे भारत में नहीं दुनिया में प्रसिद्ध है कि भाई अंग्रेजों के टाइम पर काला पानी की सजा देने का सजा दी जाती थी। और यहाँ बहुत सारे हमारे सावरकर जी जो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, उनको भी यहाँ रखा गया था। और यहाँ पंजाब के हो, बंगाल के हो, बंगाल के हो, या कई देश के कई भी यहाँ थे। और यहाँ जापानीज का भी 3-4 साल यहाँ राज था। तो ये एक ऐतिहासिक प्लेस है। तो मेरा 3 दिन का टूर है और मैं कल निकोबार घूमने जा रहा हूँ, वहाँ के ट्राइबल को भी मैं मिलने वाला हूँ, उनकी समस्या क्या है, और जरूर भारत सरकार की तरफ से अंडमान निकोबार को मैक्सिमम मदद करेंगे।